बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब वाला, एक मिनट ठहरिएगा, बच्चों को म्यूट करने अपने आप को अनम्यूट करने की ऑप्शन दे दें प्लीज। दे दी हुई है? चले बंद कर दें। जनाब हम फॉरेन करेंसी की बात कर रहे थे और फॉरेन करेंसी की बात करते वक्त हम लोगों ने जो अपनी डिस्कशन की थी, उस डिस्कशन के अंदर मैंने आपके साथ इनिशियल रिकग्निशन ऑफ ट्रांजैक्शन की बात कही थी। और इनिशियल रिकग्निशन ट्रांजैक्शन के अंदर हमने देखा था कि हम निश्चित तौर के ऊपर ट्रांजैक्शन को मूव करेंगे और ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे एट द स्पॉट रेट। और फिर हमने कहा था कि अगर सब्सिक्वेंटली हमारे पास ट्रांजैक्शन होती है और वो सब्सिक्वेंट के पॉइंट हमने कहा था कि उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन अवेलेबल हैं। एक ऑप्शन अवेलेबल ये है कि वो मॉनिटरी एसेट है तो हम उसको क्लोजिंग रेट पे लेके जाएंगे, और एक ऑप्शन ये था कि अगर वो नॉन मॉनिटरी आइटम है तो हम उसको चेंज नहीं करके चलेंगे। और फिर मैंने कुछ आपको क्वेश्चंस करने के लिए दिए थे कि आप ये कुछ एग्जांपल्स जो हैं इसकी मूव करके लेकर आएं, और उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे आगे क्वेश्चन में कैसे लेकर चलना है। जनाब वाला, मेरा ख्याल है इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो मैंने ये रीवैल्यूएशन से पीछे वाली बात आपको करने के लिए कही थी। यहाँ तक अगर किसी का कोई प्रॉब्लम है तो मसला है तो वो बताएगा। नॉन मॉनिटरी की मैंने बात आपके साथ रोक दी थी। जनाब देखिएगा, जनाब रेस किसने रेज किया हो? एनीबॉडी जी? अबादुर रहमान, सोहेल अशरफ, फसीउर रहमान, मुगीस, तैयब, तौसीफ, आप लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं और उन क्वेश्चंस के पॉइंट एग्जांपल्स आप लोगों ने की हैं, और अगर सबकी एग्जांपल्स ओके हैं तो मुझे सब थम्स अप करें। मुझे 15 थम्स अप चाहिए ताकि बाद में कोई बंदा ये ना कहे कि बात नहीं हुई थी। और अगर किसी को कहीं पर प्रॉब्लम है तो प्लीज बताएं ताकि मैं वो वाला एरिया। इट इज अ सिंपल कन्वर्जन बेटा, कोई इसके अंदर लुच फ्रागरम फ्राई नहीं है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। आपने सिर्फ ये सीखना है कि आपका रेट क्या था। अबादुर रहमान, तुमने थम्स अप नहीं किया, तुम सोए हुए हो? अच्छा, आपने सिंपल ये देखना है कि आपका कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई ऐसी जगह पर प्रॉब्लम नहीं आती जहां पर आपको एक्सचेंज रेट निकालने में मसला हो, तो इट मीन्स दैट इट विल बी ओके। चले जी। अब हमारे पास जो लास्ट हमारी डिस्कशन थी उसमें हमने दोबारा से, मैं इस बात को रिकैप कर रहा हूँ कि मॉनिटरी आइटम हो, नॉन मॉनिटरी आइटम हो, या वो नॉन मॉनिटरी आइटम कॉस्ट का हो या वो फेयर वैल्यू का हो, इन सब के लिए रूल बड़ा सिंपल सा है। और वो क्या कि आपने इनिशियली इन तमाम ट्रांजैक्शन को किस पे रिकॉर्ड करना था? इनको हमने स्पॉट रेट के ऊपर रिकॉर्ड करना था। और फिर हमने कहा था जब सब्सिक्वेंट की बात करके चलेंगे तो मॉनिटरी आइटम को आपने क्लोजिंग रेट पे लेके जाना है और डिफरेंस प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। नॉन मॉनिटरी आइटम को तो आपने कुछ करना ही नहीं, छेड़ना ही नहीं है, तो इसलिए उसका किसी किस्म का कोई एक्सचेंज गेन या लॉस नहीं आएगा। यहां तक हमने बात की थी और फिर इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिए थे। हम आज की डिस्कशन जो है वो नॉन मॉनिटरी आइटम से स्टार्ट करेंगे। हमारे पास नॉन मॉनिटरी आइटम ऐसे भी होते हैं जो कि फेयर वैल्यू के ऊपर मैयर किए जाते हैं। जब हम फेयर वैल्यू की बात कर रहे हैं तो ऐसी चीज जो कि फेयर वैल्यू पर मैयर होती है, कहता क्या करना है, कहता आपने उसको जिस दिन उसकी फेयर वैल्यू आप रीट्रांसलेट एट द एक्सचेंज रेट रूलिंग एट द डेट ऑफ फेयर वैल्यू, जब आप उसकी फेयर वैल्यू को मेजर कर रहे हैं तो उस फेयर वैल्यू की डेट के ऊपर जो आपके पास एक्सचेंज रेट आ रहा है, आपने इस चीज को अपने पास एक्सचेंज गेन या लॉस के मुताबिक लेके चलना है। यहां पर हम जो ट्रांजैक्शन है उस ट्रांजैक्शन के लिए हम क्लोजिंग रेट की बात नहीं कर रहे, हम क्लोजिंग रेट के बजाय उस रेट की बात कर रहे हैं जो उस दिन होगा जिस दिन आपने उसका फेयर वैल्यू रीट्रांसलेट एट द एक्सचेंज रेट रूलिंग एट द डेट ऑफ द फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। तो हम फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट वाले दिन का रेट लगा के चलेंगे, और इसकी वजह से जो इंक्रीज या डिक्रीज आएगा तो हम उसे क्या ट्रीट करेंगे? हम बिल्कुल ऐसे ही ट्रीट करेंगे जैसे ये रीवैल्यूएशन गेन है या ये रीवैल्यूएशन लॉस है। देखिएगा, जब हम किसी चीज को फेयर वैल्यू पे मेजर करते हैं नॉन मॉनिटरी एसेट को, तो इसका मतलब ये क्या बन गया? इसका मतलब ये आ गया रीवैल्यूएशन। हम एसेट फिक्स IAS 16, नॉन मॉनिटरी एसेट IAS 16 के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको फेयर वैल्यू पे मेजर करके चलते हैं। आप जब बात करते हैं इन्वेंट्री की, इन्वेंट्री फेयर वैल्यू पे मेजर नहीं होती, इन्वेंट्री कॉस्ट पे मेजर होती है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ IAS 16 का सिनेरियो आता है जो कि आपके सिलेबस के मुताबिक देखा जाए तो हम उसके अंदर दो अप्रोचेस लेकर चलते हैं, या कॉस्ट मॉडल या फेयर वैल्यू मॉडल। तो जब हम उसकी फेयर वैल्यू मॉडल लेकर चलते हैं तो वो रिवैल्यूएशन है। आप उसको रिवैल्यूएशन के थ्रू अपने पास अपनी किताबों में जो उसकी इंक्रीज आती है वो रिवैल्यूएशन के अंदर आप डेबिट या क्रेडिट करते हैं, और दूसरी तरफ आप अपने एसेट को इंक्रीज डिक्रीज करते हैं। तो कहता अगर आपका कोई एसेट फेयर वैल्यू मेजरमेंट के ऊपर है तो फिर जिस दिन आप उसकी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट करेंगे तो उस दिन का आप रेट लगाएंगे। कौन सा रेट लगाएंगे? एट द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, एट द डेट ऑफ फेयर वैल्यू मेजरमेंट। और जो इंक्रीज डिक्रीज आएगी इसको प्रॉफिट एंड लॉस पे नहीं लेके जाना, आपने इसको ऐसे ट्रीट करना है जैसे कि ये रिवैल्यूएशन इंक्रीज है या ये रिवैल्यूएशन डिक्रीज है। यहां तक की तो इसकी बात वही हो गई। अब ये हमने रूल पढ़ना था, रूल हमने पढ़ लिया। ये क्वेश्चन मैंने आपको घर के लिए दिए थे। आई एम श्योर कि ये आपके क्वेश्चंस आप दे आर वेरी इजी, स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है, सिर्फ कन्वर्जन करके चलनी है। सो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं आती। बट फिर भी आपको मैंने कहा है कि किसी ने पूछना हो कोई एंट्री तो यहाँ से बात कर ले। हियर वी गोस।
रिवैल्यूएशन ऑफ नॉन करंट एसेट्स की बात है, उसने कहा जनाब नॉन करंट एसेट जो है वो फॉरेन करेंसी में होता है। हमारे पास सपोज करें एक कंपनी है, अच्छा अब यहाँ पर उसने हमें जो बात करने की कोशिश की कि कोई भी गेन या कोई भी लॉस जो हमारे पास आएगा, जो हमें ट्रांसलेशन ऑफ द प्रॉपर्टी के ऊपर आएगा, तो हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे ही ट्रीट करेंगे जैसे कि ये लॉस या गेन है किसके ऊपर, रीवैल्यूएशन के ऊपर। एग्जाम्पल देता है, कहता है एक पाकिस्तानी कंपनी है और उसका एक ऑफिस है, और वो ऑफिस कहाँ पर है, वो ऑफिस उसका थाईलैंड के अंदर है। उस ऑफिस की जो कॉस्ट थी, हमने जाहिर सी बात है जब थाईलैंड में वो फिक्स एसेट परचेज किया, तो जो उस दिन का हमारा स्पॉट रेट था, उस स्पॉट रेट के ऊपर मैंने अपनी प्रॉपर्टी को अपनी किताबों में रिकॉर्ड कर दिया। अब क्या हुआ, हमने डिसाइड किया कि हम इस प्रॉपर्टी को रीवैल्यूएशन, हम क्या करेंगे, हम इस प्रॉपर्टी को कॉस्ट मॉडल पे नहीं रखेंगे बल्कि रीवैल्यूएशन मॉडल पे लेके जाएंगे। हमने 3 साल बाद, 2 साल बाद जब भी उसकी रीवैल्यूएशन की और हमने उसको रीवैल्यू किया, तो अब उस दिन जो रीवैल्यूएशन की डेट को ऊपर जो हमारे पास रेट आ रहा था, उस रिवैल्यूएशन की डेट के ऊपर हम दो किस्म की रिवैल्यूएशन करके चलेंगे। एक तो जाहिर सी बात है, मेरा वो अगर एसेट सपोज करें 500 का था, मैंने उसको उस दिन रिवैल्यू किया तो वो 600 का हो गया होगा। अब उस दिन 500 के ऊपर अगर 30 रुपए का वो उनकी करेंसी थी, तो जब ये 600 हुआ तो हो सकता है ये 35 की करेंसी हो जाए। तो आप जिस दिन अपनी रिवैल्यूएशन करने के लिए जाएंगे, आप 3 साल बाद करें, 5 साल बाद करें, 2 साल बाद करें, तो एक तरफ तो वो यहाँ पर आपकी अमाउंट इन द फॉरेन करेंसी में उसका इजाफा या कमी होगी, और एट द सेम टाइम आपने उस दिन का एक्सचेंज रेट भी लेके चलना है। और इसकी वजह से जो डिफरेंस आएगा, इसकी वजह से जो डिफरेंस आएगा उसको हम क्या ट्रीट करेंगे कि ये क्या है, ये रिवैल्यूएशन गेन है या ये रिवैल्यूएशन हमारा लॉस आता है। तो इफ द रिवैल्यूएशन गेन हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड इन द ओसीआई एज पर आई 16, तो एक्सचेंज डिफरेंस वुड आल्सो बी रिकॉग्नाइज्ड इन द ओसीआई। जिस तरह हम लोग अपने रिवैल्यूएशन गेन को वाया ओसीआई लेके जाते हैं, तो यहां पर अगर हमें गेन आएगा तो उसको हम इनकम ट्रीट नहीं करेंगे, उसको भी हम वाया ओसीआई लेके जाएंगे। और अगर रिवैल्यूएशन जो हमारे पास है, इफ अ रिवैल्यूएशन गेन हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज पर आईएस 40, तो एक्सचेंज शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जनाब वाला आईएस 40 हमारे पास एक स्टैंडर्ड है जिसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ये स्टैंडर्ड हमारा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का स्टैंडर्ड है, ठीक हो की बात। अच्छा यहाँ पर थोड़ी सी उसने बात की क्लैरिफिकेशन बड़ी अच्छी तरीके से कर दी है, जो कि पीछे नहीं बात की हुई थी। उसका कहने का मकसद क्या है कि हमारे पास बाज दफा, मैं अगर नॉन मॉनिटरी एसेट की थोड़ी सी एग्जांपल को यहाँ पर बात कर लूं, हमारे पास बाज दफा नॉन मॉनिटरी एसेट्स आते हैं। तो जो नॉन मॉनिटरी एसेट्स आते हैं, इसकी बजाय आप इसको समझ लें कि ये हमारे टेंजिबल एसेट्स होते हैं। तो इससे रिलेटेड अगर मैं बात करके चलूं, तो मेरे स्टैंडर्ड बनते हैं IS2, मेरा स्टैंडर्ड बनता है IS38, ठीक है। मेरा मेरा स्टैंडर्ड बनता है IS16, मेरा मेरा स्टैंडर्ड बनता है IS40। अब आपको पता है इस बात का कि हमारे पास IS2 के अंदर तो फेयर वैल्यू की ऑप्शन ही कोई नहीं है। हमारे पास IS2 में तो हम एसेट को मेजर करते हैं एट कॉस्ट, और अगर हमारे पास NRV हमारी कम हो रही हो तो हम लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV की बात करते हैं। तो ये वाला तो हमारा एरिया फेयर वैल्यू मॉडल से निकल गया। जब हम 38 और 16 की बात करते हैं, तो इन दोनों के अंदर क्या होता है कि हमारे पास एक कॉस्ट मॉडल होता है और एक रीवैल्यूएशन मॉडल होता है। और आपने पढ़ा हुआ है कि रीवैल्यूएशन मॉडल जो है, इसके अंदर इंक्रीज और डिक्रीज वाया ओसीआई जाती है। जब हम बात करते हैं IS41 की, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का स्टैंडर्ड है, तो इसके अंदर हम अपने एसेट को फेयर वैल्यू पे मेजर करते हैं। जब हम फेयर वैल्यू पे मेजर करते हैं, तो उसकी जो फेयर वैल्यू की मेजरमेंट की जो डिफरेंस है, जो इंक्रीज डिक्रीज है, वो कहां जाती है, दैट गोज टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप लोगों ने IAS 41 पढ़ा है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट अभी पढ़ के आए हैं, और आपने देखा था वहां पर हम किस पे मेजर करते थे, इसको हम फेयर वैल्यू पे मेजर करते थे, और फेयर वैल्यू की जो इंक्रीज और डिक्रीज है वो कहां जाती थी, प्रॉफिट एंड लॉस में जाती थी। तो बिल्कुल इसी तरीके के साथ IAS 40 के अंदर भी जो हमारे पास एसेट्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज के एसेट्स होते हैं, उनको हम, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या होती है, ये टेक्निकली तौर के ऊपर IS16 ही की तरह की चीज है, उसी किस्म की बिल्डिंग है, उसी किस्म की बिल्डिंग है जिसको कि आपने बनाया। लेकिन जब आप एक बिल्डिंग को अपने इस्तेमाल के लिए बनाएंगे तो IS16 में चली जाएगी। अगर आप एक बिल्डिंग को किराए के लिए बनाएंगे तो बिल्डिंग के बनने तक वो 16 रहेगी, और जब आप उसको किराए के ऊपर ले जाएंगे, अब वो 16 से उठ के 40 में आ जाएगी। इससे ज्यादा बात इसलिए नहीं करूंगा कि सिलेबस में नहीं है आपके इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का स्टैंडर्ड क्या है कि आपने अगर कोई भी लैंड, कोई भी फिक्स एसेट अपने पास रखा, जो आपने रेंटल्स के लिए रखा हुआ है, या जो आपने कल के
कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए रखा हुआ है, बेटा वो IAS 16 में नहीं आता, वो बनने तक IAS 16 में आता है, उसके बाद वो IAS 40 में चला जाता है। और IAS 40 क्या कहता है कि तुम उसको चाहो तो कॉस्ट मॉडल पे रखो और तुम उसको चाहो तो रिवैल्यूएशन या फेयर वैल्यू मॉडल पे रखो, लेकिन चूंकि अब ये इन्वेस्टमेंट की प्रॉपर्टी है तो उसकी फेयर वैल्यू की इंक्रीज और डिक्रीज ये किसको चार्ज होती है, ये प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज होती है। अब क्या हुआ, अब इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास एक फॉरेन करेंसी के अंदर IAS 38 का भी एसेट हो सकता है, यार ये एसी बंद कर दो बेटा, मेरे पास फॉरेन करेंसी के अंदर IAS 16 का भी एसेट हो सकता है और मेरे पास फॉरेन करेंसी के अंदर IAS 40 का भी एसेट हो सकता है। तो आपके पास अगर 38 का एसेट होगा तो इन सब को हम इनिशियली किस पे रिकॉर्ड करेंगे, स्पॉट रेट पे करेंगे। अब जाहिर सी बात है 16 और 38 में भी रीवैल्यूएशन मॉडल है और हमारे पास 40 में भी फेयर वैल्यू मॉडल है। उसने कहा जिस दिन तुम रीवैल्यूएशन करने जाओगे उस दिन, अब तुम्हारा ये एसेट पाकिस्तान से बाहर है, तुमने पाकिस्तान से बाहर एक बिल्डिंग ली हुई है, तुमने पाकिस्तान से बाहर एक अपना इंटेंजिबल एसेट लिया हुआ है, तुमने पाकिस्तान से बाहर एक अपने पास एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया हुआ है। अब कहता है क्या करोगे, अब जब तुम उसको पहले दिन परचेज करोगे तो उसके स्पॉट रेट के ऊपर अपनी किताबों में एसेट बुक कर दोगे। अब तुम उसको रीवैल्यू, क्योंकि हमारे पास वो मॉडल क्या है, रीवैल्यूएशन या फेयर वैल्यू मॉडल, तुम 3 साल बाद रीवैल्यूएशन के लिए गए तो उसकी प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ेगी भी या कम भी होगी। तो जो भी उसकी प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ेगी या कम होगी, एक तो तुम उसका इंपैक्ट लोगे, लेकिन तुम उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, तुम उसको उस दिन के जो जिस दिन रिवैल्यूएशन कर रहे हो उस दिन की फेयर वैल्यू से मल्टीप्लाई, उस दिन की तुम रेट ऑफ एक्सचेंज से मल्टीप्लाई करोगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, पुराना जो हमारा एक्सचेंज रेट था और आज से 3 साल बाद का जो एक्सचेंज रेट था उसकी वजह से हमारे पास एक्सचेंज डिफरेंस आ गया। अब वो जो एक्सचेंज डिफरेंस आ गया उसकी ट्रीटमेंट क्या करनी है, कहता है उसकी ट्रीटमेंट तुमने ये करनी है कि तुमने उसको अपनी किताबों के अंदर एसेट को एक इफेक्ट देना है और दूसरा इफेक्ट भी तुमने उसको देना है। अगर तो वो 16 और 38 से रिलेटेड है तो तुम्हें पता है कि 16 और 38 से रिलेटेड जो रीवैल्यूएशन का इंपैक्ट था वो किसको जाता था, OCI को। तो फिर 16 और 38 से रिलेटेड जो एक्सचेंज गेन या एक्सचेंज लॉस आया है उसको भी तुमने किसके थ्रू लेके जाना है, वाया OCI। और अगर तुम्हारा वो जो एसेट था वो IAS 40 का एसेट था और उसके अंदर अब तुम्हारा एक्सचेंज गेन और लॉस आया है तो भाई उसकी जो फेयर वैल्यू की मूवमेंट थी वो तुम प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू लेके जा रहे थे, तो फिर उसकी जो एक्सचेंज गेन की और एक्सचेंज लॉस की मूवमेंट है वो भी किसके थ्रू जाएगी, वाया प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू जाएगी। रूल क्या हुआ, जिसके थ्रू फेयर वैल्यू की इंक्रीज और डिक्रीज जाती है, यानी कि अगर 16 और 38 में OCI के थ्रू जाती है तो फिर एक्सचेंज गेन और लॉस भी OCI से जाएगा। और अगर वो इंक्रीज और डिक्रीज वाया PL जाती है IAS 40 के अंदर तो फिर वो जो गेन या लॉस है, एक्सचेंज गेन और लॉस, वो भी वाया प्रॉफिट एंड लॉस जाएगा। ये हमें रिक्वायरमेंट यहां पर जाकर इस जगह के ऊपर हमें स्टैंडर्ड ने हमें ये बात बताई है। जनाबे वाला, आपको ये बात अगर समझ आती है तो मुझे बताइएगा ताकि मैं फिर बात को आगे लेके चलूं। शाबाश, चलें जी, दिस इज बीइंग गुड जी, अगर ये बात आपको समझ आ गई। चलो नाउ
आगे चलते हैं जनाब इस बात को लेके और देखते हैं कि हमारे साथ क्या करता है, वो क्या सलूक लेके चलता है। यहाँ पर उसने हमारे साथ एक छोटा सा क्वेश्चन जो है वो हमारे पास डिस्कस किया हुआ है। एक पाकिस्तानी कंपनी है और उसके एक फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग होती है 31 दिसंबर को। उसके बाद मेरे साथ कौन क्वेश्चन करवाएगा, ये मेरे साथ कौन हेल्प करवाएगा, कैलकुलेटर कौन ओपन करेगा? आई नीड सम वॉलंटियर अदर देन अबादुर रहमान, अदर देन अबू जर आसफ एंड अदर देन फसीउर रहमान। पड़ गई मौत, वक्त आ गया, सर ने की कहता साले कैलकुलेटर ही खोलना वहां केड़ी वक्त। हमजा अनम्यूट करो अपने आप को, तुम अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। बेटा मैं सबको चाहता हूँ कि सब बोलें, मैं चाहता नहीं हूँ कि सिर्फ और सिर्फ मैं अबादुर रहमान को पढ़ा रहा हूँ या अबू जर आसफ को पढ़ा रहा हूँ। आई वांट ऑल ऑफ यू टू बी पार्ट ऑफ इट। उसका क्या मसला है, मुझसे घबराते क्यों हो? क्या होगा, बिस्ती करूंगा, जूते तो नहीं मारूंगा ना? तुम लोग दूर बैठे हो, एटलीस्ट तुम लोगों को बीच में इन्वॉल्व करने से आप लोगों को समझ आएगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। जनाब ये वाला, हाँ कौन है मेरे साथ अब? हमजा। सर हमजा। ओके हमजा, हमजा कैलकुलेटर अपने पास है, रखो अपने पास, ठीक है। हमारे पास एक पाकिस्तानी कंपनी है। मैं क्वेश्चन हमजा आपको करवा रहा हूँ, इस एंगल से बात करता हूँ कि मुझे पता हो कि मेरा मुखातब करिंदा कौन है। अगर हमजा को सवाल समझ आ गया फिर सबको समझ आ जाएगा। एक पाकिस्तानी कंपनी है हमजा, और उसका फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होता है? उसका फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है 31 दिसंबर को। उसने क्या किया, उसने बहरीन में एक बिल्डिंग ले ली है। कब ली है बिल्डिंग? बहरीन में। कब ली है? 1 जनवरी 1 दिसंबर 2006 को। और वो कितने की बिल्डिंग थी? वो जो बिल्डिंग थी वो 1 लाख दिनार की थी। अब ये देखिएगा, 1 दिसंबर को 1 लाख दिनार का रेट कितने का था? 275 रुपए का था। हमजा तो फिर क्या करेंगे, इसको कैसे बुक करेंगे? हम तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डेबिट हो जाएगा और हमारे पास ये 227,500,000 का पेबल क्रेडिट हो जाएगा। अब कहता है ये क्या हुआ, बिल्डिंग को हमने 31 दिसंबर को जाकर रिवैल्यू कर लिया, और जब हमने उसको रिवैल्यू किया तो हमें पता चला कि उस बिल्डिंग की कीमत बढ़ गई है और 1,20,000 की हो गई है। अब कितने की हो गई है? 1,20,000 की हो गई है। अब उस दिन का हमने एक्सचेंज रेट निकाला तो वो 290 था। तो अब क्या करेंगे, अब हम 290 को मल्टीप्लाई करेंगे 1,20,000 के साथ, यही काम करेंगे ना। तो हमारे यस पास क्या फिगर आ गई, 1,90,000 को हमने जब मल्टीप्लाई किया 2,90,000 से, तो क्या फिगर टोटल आई हमारे पास? सर, ये 34.8 मिलियन। 34.8 में से मनफी करो ये पुरानी वैल्यू 27,500,000। सर, ये 7.3 मिलियन। तो भाईजान ये देखिएगा, ये 73 लाख रुपए से हमें अपने एसेट को इंक्रीज करना है, यही करना है ना। जो कि पहले एसेट 27,500 का था, तुमने नई वैल्यू निकाली, नई वैल्यू में से तुमने क्या किया, पुरानी वैल्यू को लेस कर दिया, तो 73 लाख से एसेट इंक्रीज करना है। एंट्री क्या करनी है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डेबिट, और ये अब जाएगा रीवैल्यूएशन के अंदर, लेकिन जाएगा वाया ओसीआई। कहां से जाएगा? वाया ओसीआई, क्योंकि आपको पता है कि जो रीवैल्यूएशन की इंक्रीज का इफेक्ट होता है वो कहां से जाता है, वो वाया ओसीआई जाता है। इज इट क्लियर जी? यस सर। चले गुड होगी बात। और अब हमारे पास यहां पर अगर हम बात करके चलें तो उसने हमें एक इसकी एक वर्किंग सी बनाकर दिखा दी। उसने कहा 1,02,75 का रेट था, तो ये फिगर थी। हमारी वैल्यू बढ़ती है, हमारी वैल्यू बढ़ती है, उसमें अब वैल्यू लाख से बढ़कर 20,000 की हो गई, और 20,000 की जो वैल्यू बढ़ी उसका रेट 290 हो गया, तो ये 58 लाख आ गया। लेकिन जो पुराना 1 लाख था, ये पुराना जो 1 लाख था, उसके अंदर भी तो हमारे पास 15 रुपए का इजाफा हुआ। जो यस पुराना सर। 1 लाख था उसमें 15 रुपए का इजाफा हुआ, तो वो हमारा कहां पे आ गया, वो 15 लाख आ गया। इन दोनों को इकट्ठा कर लो तो क्या बन गया, 73 लाख आ गया। बात समझ आ रही है? तो यूं यस हमारे सर। पास हमारी फिगर जो है वो मूव होकर चली गई। तो दिस इज व्हाट ही इज बीइंग सेइंग। उसने कहा जनाब आप क्या करके चलेंगे? आप कहता अगर आप 16 के अंदर हैं, अगर आपकी बिल्डिंग IS 16 में है, तो आप ये 73 लाख रुपए को OCI के थ्रू लेके जाएंगे। और अगर कहता आपकी बिल्डिंग किराए पे दी हुई है, तो फिर ये 73 लाख रुपए की जो इंक्रीज आई है, इसको आप कहां लेके जाएंगे? इसको आप प्रॉफिट यस एंड लॉस में लेके जाएंगे। बेटा इज इट क्लियर? यस सर। एनीबॉडी जी? थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू जनाबे वाला। जो बच्चे हमारे साथ इस वक्त क्लास में हमजा के अलावा किसी को इस क्वेश्चन के अंदर, इंतहाई मुश्किल क्वेश्चन हैं ये, इस पे बहुत अकल का इस्तेमाल करना पड़ता है बहादुर रहमान, कैलकुलेटर की शदीद जरूरत पड़ती है। तो भाईजान इससे आसान मुफ्त के नंबर है, फिर मैं कहता हूं तो फिर आप लोग गुस्सा करते हैं, मुफ्त के नंबर है। अब इस तरह के सवाल मुझसे कितने करवाने हैं, मैं इससे कितने क्वेश्चन करूंगा? क्वेश्चन नंबर 6 आपको जो मैं छोड़ी जा रहा हूं, इस तरह का मोहब्बत का क्वेश्चन है, आराम से कर लीजिएगा। याद रखिएगा, याद रखिएगा, मशीनरी की बात करनी है। अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अमेंड करता हूं, अब अब्दुल रहमान जरा मेरे साथ अनम्यूट हुइएगा। हेलो। अबादुर रहमान आप मेरे साथ हैं? जी जी। अबादुर रहमान आपने आज शहरी में क्या खाया है?
जो सारे खाते हैं पराठा अंडा। मैंने तो जिंदगी में कभी आज तक पराठा अंडा नहीं खाया। आपने ये क्यों कह दिया कि सारे पराठा अंडा खाते हैं? नॉर्मली जो सारे खाते हैं। नॉर्मली से क्या बात, मैं अब नॉर्मल इंसान हूँ? स्पेशल। अबादुर रहमान, तुम सुधर जाओ, तुम्हारी हरकतें जो है ना वो ठीक नहीं लग रही मुझे इस बार। अबादुर रहमान, मैंने इसलिए पूछा है कि तुम्हारी आवाज पराठा अंडा खा के भी इतनी नहीफ है, और मैं पराठा अंडा नहीं खाता, मेरी आवाज में फिर भी गरज है। तो अबादुर रहमान, अपनी आवाज को जरा ऊंचा करो कि तुम्हारी आवाज मेरी समातों को टकरा सके। मैं अबादुर रहमान ओके। तुम्हें इसी क्वेश्चन को अमेंड करने जा रहा हूं और तुमसे इसका जवाब चाह रहा हूं। हमने हमने जो अपनी ये अमाउंट थी, पेबल की अमाउंट 227,500,000, आपने अमाउंट देखी मेरी? मैं अगर ये कह दूं, जी। मैंने जिस दिन पहले दिन अपनी एंट्री की, तो मैंने क्या एंट्री की है? मैंने एंट्री की है, मैंने अपनी किताबों में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को डेबिट किया है, और मैंने अपनी किताबों में पेबल को क्रेडिट किया है, और उस दिन का रेट जो था वो 275 था। मैं अगर ये कहूं कि मेरा जो साल है वो 31 दिसंबर 2000x6 को खत्म होता है, तो आपको एक तो मैंने बात बता दी कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट था। हम 31 दिसंबर 2000x6 को रीवैल्यूएशन में चले गए। रीवैल्यूएशन में पता चला कि वो प्लांट लाख से बढ़ के 1,20,000 का हो गया। हमने 1,20,000 के मुताबिक उसको रीवैल्यू कर लिया। ये तो बात हमने कर ली, एम आई राइट? इसकी एक दूसरी एंट्री का भी जी। इफेक्ट है, और वो इफेक्ट ये वाला है, पेबल का। टेबल पे। मैं अगर आपको ये कहता हूं कि हमने ये जो पेबल की अमाउंट थी ये 31 दिसंबर तक नहीं दी हुई थी, क्या नहीं किया हुआ था? 31 दिसंबर तक नहीं दिया हुआ था। अभी तक ये अमाउंट पेबल की पेबल थी, और 31 दिसंबर मेरा बैलेंस शीट का डेट है। तो बताओ अबादुर रहमान, मैं इसके साथ क्या करूंगा? टेबल को इंक्रीज करेंगे। अच्छा, क्यों? और क्यों इंक्रीज करूंगा? रीजन कौन सा एसेट है ये, मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी? नॉन मॉनिटरी। दौर फिटे मुंह, पेबल मॉनिटरी एसेट होता है कि नॉन मॉनिटरी एसेट होता है? पेबल मॉनिटरी मैंने कहा आप प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट की मैं बात अब करें। मुझे तुम्हें दोबारा अगर प्रॉपर्टी प्लान की बात की तो मुझसे फैंटी खाओगे। प्रॉपर्टी प्लान की ओके बात खत्म हो पर गई। याद पेबल रखो, मॉनिटरी। यहां पर जाके प्रॉपर्टी प्लान दो हिस्से बन गए। प्रॉपर्टी प्लान की बात चलेगी सेपरेट। ये है साला नॉन मॉनिटरी एसेट, और ये क्या है? मॉनिटरी एसेट। अब नॉन मॉनिटरी एसेट को कुछ नहीं करना था अगर रिवैल्यूएशन ना होती। अगर रिवैल्यूएशन है तो जिस दिन रिवैल्यू करने जा रहे हैं उसका रेट लगा दिया, और मैंने कहा अगर वो एसेट 16 का है तो वाया ओसीआई जाएगा, और अगर वो एसेट 41 का है, आईएस 40 का है, तो वाया पीएल जाएगा। खत्म होगी बात नॉन मिलिट्री एसेट की। अब नॉन मिलिट्री की कोई बात नहीं कर रहा, अब मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं इसकी बात कर पेबल। रहा हूं। मुझे बताओ इसकी क्या ट्रीटमेंट है अगर ये अमाउंट अनपेड हो? इसको इंक्रीज करेंगे हम लोग। किससे इंक्रीज करूंगा? क्या मुझे जवाब बताओ ना हमने भाई। पे हमने 1 लाख करना है तो 1 लाख को अब 290 से मल्टीप्लाई करेंगे उतना इसको इंक्रीज कर देंगे पेबल अच्छा, को। और जो एक्सचेंज गेन और डिफरेंस आएगा वो कहां जाएगा? प्रॉफिट लॉस। जनाबे वाला, याद रखिएगा, याद रखिएगा, ये क्या है? मॉनिटरी एसेट। ये क्या है? नॉन मिलिट्री नॉन एसेट। नॉन मिलिट्री को नॉन मिलिट्री से ट्रीट किया है। नॉन मिलिट्री को नॉन मिलिट्री से ट्रीट किया है। मॉनिटरी। नॉन मिलिट्री के ऊपर मैंने फिर से बता रहा हूं बार बार आपको, अगर ये एसेट की रिवैल्यूएशन ना होती तो ये ताहयात ऐसे ही रहता, ये अगले साल, उससे अगले साल हमेशा ऐसे ही रहता। लेकिन चूंकि ये एसेट हमारे पास फॉरेन एसेट है और यहां पर हम इसकी हर साल रीवैल्यूएशन कर रहे हैं, तो जो रीवैल्यूएशन का इफेक्ट आया उससे उतनी अमाउंट से, उस दिन के रेट से ये बढ़ा या कम हुआ। और अगर ये एसेट 16 का है तो वो अमाउंट जाती है ओसीआई में, तो इंक्रीज और डिक्रीज भी ओसीआई में जाएगी। और अगर वो एसेट 40 का है तो फिर वो इंक्रीज और डिक्रीज पीएल में जाएगी। अब आ जाए एसेट की दूसरी एंट्री की तरफ। अगर तो 31 दिसंबर से पहले पेमेंट कर दी थी फिर तो कोई लुचफरा ही नहीं है। लेकिन अगर 31 दिसंबर को पेमेंट नहीं की हुई तो बेटा पेएबल्स क्या है आपके? नॉन मॉनिटरी एसेट नहीं है, मॉनिटरी एसेट है। और आप मेरे साथ ये पढ़ के आए हैं, आपको ये बात पीछे पढ़ा के आया हूं जिसके ऊपर अबादुर रहमान मुकर गया। भाईजान, मॉनिटरी आइटम्स जो होते हैं, मॉनिटरी आइटम, वो आपके हर बैलेंस शीट डेट के ऊपर क्लोजिंग रेट के साथ उनके साथ क्या सलूक करेंगे? उनको रीट्रांसलेट करेंगे, और उनकी इंक्रीज और डिक्रीज कहां जाएगी? उनकी प्रॉफिट इंक्रीज और लॉस। डिक्रीज प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी। पल्ले पड़ी बात के नहीं पल्ले पड़ी? जी। इस स्टैंडर्ड में अगर तुम्हें ये बात समझ आ गई तो लिख लो, तुम्हारा स्टैंडर्ड के अंदर कुछ नहीं रह गया, तुमने स्टैंडर्ड को खा पी लिया। इंशाल्लाह। ठीक होगी बात जी? इतनी सी बात है बस। रिपोर्टिंग की बात करते हैं, थैंक यू। आगे हम बात को लेकर चलते हैं, रिपोर्टिंग एट द सेटलमेंट ऑफ द ट्रांजैक्शन। तो हम जिस वक्त अपनी सेटलमेंट करेंगे तो सेटलमेंट करते वक्त भी तो हमारे पास ट्रांजैक्शन होगी ना। अब क्या मतलब है सेटलमेंट का? मतलब क्या है? अब बात सेटलमेंट मतलब ये है कि हम इसी क्वेश्चन को लेकर चलते हैं, इसी क्वेश्चन को बाद लेके चलते हैं। देखो, अब हमारे पास एक तरफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आया, और मैंने आपको कहा मैं अगर इस क्वेश्चन के मुताबिक इसी क्वेश्चन को पकड़ता हूं तो इसी क्वेश्चन से हम अपना पूरे का पूरा स्टैंडर्ड जो है कवर कर देंगे। एक तरफ आया प्रॉपर्टी प्लांट,
और एक तरफ आया पेएबल। इन दोनों की हमने इनिशियल एंट्री बात कैसे की, इनिशियल स्पॉट रेट के ऊपर, ऐसे ही है जी। जी और पेएबल को भी हम किस पे लेके गए, स्पॉट Spot रेट rate के पे। ऊपर। और फिर हमने कहा कि हमारे पास इसकी दो ऑप्शंस बनी, अगर तो ये कॉस्ट के ऊपर था, अगर इसको तो ऐसे ये, ही रहने देना तो था। फिर हमने नथिंग, कुछ भी नहीं करना था। और अगर ये हमारे पास रीवैल्यूएशन में था, तो फिर हमने कहा कि देखेंगे हम डेट ऑफ रीवैल्यूएशन के ऊपर जाके, डेट ऑफ रीवैल्यूएशन के ऊपर जाएंगे और इसको हम रीवैल्यू करेंगे और रीवैल्यूएशन की डेट का, रीवैल्यूएशन की डेट का एक्सचेंज रेट लगाएंगे। यही पढ़ के आए हम जी लोग। और हमने जी कहा अगर इसका जो इंक्रीज डिक्रीज ओसीआई में जाता है, तो फिर इसको ओसीआई में लेके जाएंगे। और अगर इसका इंक्रीज डिक्रीज प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, तो हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाएंगे। ओसीआई में कौन जाता था, मैंने कहा 16 जाता है, मैंने कहा 38 जाता है। और पीएल में कौन जाता है, मैंने कहा आईएस 40 जाता है। लेकिन जनाब ये सारी एंट्री क्लियर हो गई हमारी। अब हमने कहा दूसरी तरफ पेएबल, तो भाई जो पेएबल था, पेएबल, तो हमने कहा पेएबल को क्या करेंगे, हम इसका वेट करेंगे, वेट करके अगर तो ये क्लोजिंग डेट तक पेएबल रहा, क्लोजिंग डेट तक पेएबल रहा, तो हम क्या करेंगे, हम इसको रीस्टेट करेंगे। और कैसे रीस्टेट करेंगे, क्लोजिंग रेट के पे ऊपर रीस्टेट करेंगे। और किसको चार्ज करेंगे, इंक्रीज और डिक्रीज, प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट एंड लॉस को। अब अभी तक ये पेएबल है, अभी तक ये पेएबल है। अगर ये जो पेएबल की अमाउंट है मैं पे करने जाता हूं, तो जब मैंने पे करने जाऊंगा, तो मुमकिन है कि उस दिन भी मेरी कोई इंक्रीज डिक्रीज हो जाए। अबादुर रहमान, ये जो जी पैसे थे, ये पैसे मैंने पे तो करने थे ना। तुम 31 जी दिसंबर पर आ गए 290 रुपए के ऊपर। मैं कहता हूं तुमने इसको कब पे किया, तुमने इसको पे किया 1 जनवरी 20x7 को। कब पे किया, 1 जनवरी, जनवरी 2000 1 जनवरी ना करो, 15 कर लो, ठीक हो गया। तुमने इसको 15 जनवरी 20x7 को पे किया और तुमने 1 लाख बीडी पे कर दिया। और जब तुमने 1 लाख बीडी पे किया, तो अबादुर रहमान उस दिन जो रेट था वो 280 रुपए था। जी। अब बताओ क्या करेंगे। अब हम लोगों ने पहले लॉस रिकॉग्नाइज कर चुके थे, अब जब पेमेंट करेंगे उस हिसाब से अब गेन रिकॉग्नाइज हो जाएगा हमारा अब 10 हमारे रुपए के। पास, अब जब हम उसको 15 जनवरी को पे करने जाएंगे, तो 15 जनवरी को मैं 1 लाख को मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ, 280 के साथ। 280 से तो मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे, 28 मिलियन। 28 मिलियन। लेकिन मेरी तो किताबों में मैंने 30 मिलियन का अमाउंट खड़ी की हुई है, तो इसका मतलब 9 क्या हुआ, मिलियन। मुझे 2 मिलियन की मैंने लायबिलिटी ज्यादा खड़ी की हुई है भाई। तो मैं उसको खत्म कर दूंगा। कैसे खत्म करूंगा, मैं उसको खत्म गेन। करूंगा, मैं जितनी भी डिफरेंशियल अमाउंट है 29 पे मैंने खड़ी की हुई थी ना, 290 रेट था, तो मैंने जी 290, तो मैंने 29 मिलियन पे एंट्री खड़ी की हुई थी, पेमेंट करनी पड़ी जी 28 मिलियन की। तो जो 10 मिलियन की मेरे पास वहां पर अमाउंट बची हुई है, अब वो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में क्या बन जाएगा, इनकम बन गेन। जाएगी। ठीक हो गया। और अगर मैं कहता हूँ जी 280 के बजाय इस दिन आपको कितने की पेमेंट करनी पड़ गई, 300 की, तो फिर 10 300 के मिलियन का हिसाब लॉस से, है। तो फिर मैं क्या करूंगा, किताबों में तो मेरे पास 29 मिलियन आ रहा है, लेकिन क्योंकि मैंने 31 दिसंबर को 29 के ऊपर एंट्री कर दी थी ना अपनी, ये 290 के ऊपर एंट्री कर दी थी, तो किताबों में तो 290 आ रहा है, लेकिन पेमेंट करते हुए मुझे कितना पेमेंट करना पड़ रहा है, 300 के हिसाब से पेमेंट करनी पड़ रही है। तो मेरे पास किताबों में पेबल खड़ा था कितनी अमाउंट से, 29 मिलियन से। लेकिन मुझे जब 300 से पेमेंट करनी पड़ रही है 15 जनवरी को, तो मुझे कितने पैसे देने पड़ रहे हैं, 300 मिलियन, 30 मिलियन देना पड़ रहा है। इसका मतलब कि मुझे 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 अपनी अमाउंट को 1 मिलियन से इंक्रीज करना पड़ रहा है। तो अब ये क्या बन जाएगा, मैं इसकी एंट्री क्या करके चलूंगा, मैं गेन इसकी लॉस। एंट्री एक्सचेंज गेन और लॉस को डेबिट करूंगा और कैश को क्रेडिट कर दूंगा। एम आई राइट जी सर। इसे कहते जी हैं, इसे कहते हैं तीसरी बात। और वो तीसरी बात क्या है, द सेम, जब हम पेमेंट करेंगे, तो यही जो रूल हमने ऊपर पढ़ा, जो मैंने अभी आपके साथ बताया इंक्रीज और डिक्रीज का, इसको मैं लिखता हूं यहां पे, सेम रूल एट सेटलमेंट। जब हम सेटलमेंट करते हैं किसी भी मॉनेटरी एसेट की या नॉन, सेटलमेंट से मुराद क्या होती है, लायबिलिटी है तो पे करते हैं, और अगर लायबिलिटी के बजाय रिसीवेबल है तो हम उस पैसे को रिसीव करते हैं। तो जब भी कभी मॉनेटरी एसेट सेटल होता है, लायबिलिटी है तो एडजस्ट होता है, यानी कि उसकी पेमेंट होती है, और अगर एसेट है तो उसके पैसे आते हैं। तो बेटा आपने फिर उस दिन के ऊपर जो अब आपको एक्चुअल कन्वर्जन करनी पड़ रही है, आपने उसको फिर से रीस्टेट करके देखना है, और जो इंक्रीज और डिक्रीज आएगी वो इस दफा वो भी प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज होगी। दैट इज द रूल फॉर द सेटलमेंट। अब अब्दुल रहमान बात समझ आ गई।
जी आ गई। ये पूरा स्टैंडर्ड मैंने आपको एक एग्जांपल और एक बोर्ड पे कर खड़ा कर दिया। यही बात वो हमसे करना चाह रहा था, यही बात हमसे वो अगली बताना चाह रहा था। यहाँ पे जाके कहता है जनाब रिपोर्टिंग एट द सेटलमेंट डेट, तो रिपोर्टिंग एट सेटलमेंट डेट की बात कर रहा है। जनाब ये देख लें, वो हमारे पास एक एंट्री की बात करता है, कहता है मैंने इतने का रिसीवेबल बुक किया था और ये मेरा रेवेन्यू था। अब वो जो रिसीवेबल है जब मेरे पास आया तो वो मेरा उस दिन का रेट बढ़ गया हुआ था, उस दिन का मेरा रेट बढ़ गया हुआ था। मुझे बजाय 20,16,000 के 21,60,000 मिला। 20,16,000 के कितने पैसे मिले? 21,60,000 मिला। तो फिर ये जो 1,44,000 है ये मेरा सेटलमेंट का गेन है। तो जिस तरह मैंने कहा था मॉनिटरी एसेट डील होता है वैसे ही सेटलमेंट डील होती है। तो फिर ये 1,44,000 रुपया क्या बन जाएगा? ये मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में मेरी इनकम बन जाएगा। इज इट क्लियर सर? जी तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके साथ छोटे छोटे क्वेश्चन है बेटा। इसके अंदर कोई इसके अंदर ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसको मैं ये कहूं कि भाईजान वक्त पड़ गया। और यहाँ पर हमारे पास आगे चैप्टर जो है ये खत्म हो जाता है और अब यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज गेन और लॉस की हमारे साथ एंट्रीज ही एंट्रीज और वर्किंग ही वर्किंग है और इसके अलावा कुछ नहीं है। सो यू आर बीइंग सपोज टू डू ऑल दीज क्वेश्चंस। आपने ये सारे क्वेश्चंस जो है बेटा इनको अटेम्प्ट करना है। मैं इसलिए बात आपसे कर रहा हूँ, मुझसे जितने मर्जी क्वेश्चन करवाते जाओ। पीछे 7 ने कर लिए हैं, आगे ये 5-4 एग्जांपल्स और दी हुई हैं। दे आर बीइंग वेरी सिंपल। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करके चले। और आप अगर इसको सिर्फ इस चैप्टर को अगर देख के चलो और एक्सचेंज गेन और लॉस से आपको अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो छलांगे मारो, इसलिए कि इससे आसान आपके लिए और कोई चीज अल्लाह ताला नहीं कर सकता था। मुफ्त के नंबर है, ये मुफ्त के नंबर आपने कभी भी जो है वो जाया नहीं करने। जनाबे वाला आखिरी क्वेश्चन हमारे पास भी, जो टाइम है तो चले हम 2-3 क्वेश्चन जितने टाइम है हम अपने क्वेश्चंस को देख लेते हैं। और अबादुर रहमान क्योंकि अब क्वेश्चन कर चुका है, अबू जर आसिफ आप आइएगा जी मेरे साथ, पढ़े क्वेश्चन क्या है, देखें क्या करना है इसके साथ, ताकि हम मिलकर इसके साथ जद्दोजहद करें। जी अबू जर। जी सर। अबू जर आसिफ अपने बेड में सुकून से सोया हुआ है। जरा कैमरा ऑन करना। सर आवाज आ रही है? अबू जर आसिफ अपना कैमरा ऑन करो ना, जरा शक्ल दिखाओ मुझे। सर रूम में बैठा सारे। जब तुम लोग ना, जब तुम लोग ये बेड में सोए होते हो ना तो मुझे पता चल जाता है कि तुम लोग बेड में सोए हुए हो और मेरी जान चाहती है मैं अकाउंटिंग के अंदर इतनी इतनी ज्ञान की बातें कराता हूं और तुम लोग सुकून से बेड में सोए होते हो। शर्म करो तुम लोग। मेरे पीछे ये कुर्सी पड़ी है सालों, मैं ये कुर्सी पर नहीं बैठता और तुम लोग इतने नालायक हो कि तुम लोग अब देख अब ये कुर्सियों पे बैठ रहा है। कैसे करोगे अकाउंटिंग यार? ऐसे किस तरह ऐसे पुत्र अकाउंटिंग होगी? इस बात को तुम लोग क्यों नहीं समझते? जी सर। खोल कैमरा अपना, तू पहले कम से कम इस बार तू सेट होकर बैठेगा ना है? आया था वो अभी सेटिंग कर रहा है अपनी, वो अपने अभी वो उठेगा, बेड के रजाई से निकलेगा, कमरे में बैठेगा, कुर्सी लगाएगा, फिर उसके ऊपर अपना ये अब वो बाहर चला गया, मोटरसाइकिलों के पास चला गया। हाँ ये तो तुम अब्बू सर, ये जो तुम 20 मिनट पहले से मेरी इतनी बकवास तुमने बेड पे बैठ के सुनी है, उसका कौन जिम्मेदार है? सर मैंने सारी सुनी है। यही तो प्रॉब्लम है बेटा। मैं आपको यही तो कहना चाहता हूँ कि ऐसे अकाउंटिंग में आप लोग क्यों नहीं पास होते, क्यों फेल होते हैं? बेटा खुदा के लिए लेक्चर बैठ के लो, अपने पास कागज कलम रखो, जो मैं वर्किंग करता हूँ उसको कोशिश करो कि साथ साथ देखने की मैं फिगर क्या निकाल रहा हूँ। आप लोग सिर्फ ऑब्जर्व करते हो कि निशानाबद लगा हुआ है, कैलकुलेशन करी जा रहा है, नहीं कर रहा, किताब में दिया हम कर लेंगे, तो फिर आपका पेपर खराब हो जाता है, फिर आप लोग पेपर में मसले में आ जाते हैं। इसका तरीकाकार अबू सर क्या है? यही वजह है कि तुम्हारे पेपर में 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर कट जाते हैं और तुम अपने आप को मुश्किल में ले आते हो। मेरा पुत्र ये काम नहीं करना। मेरी बात समझ आ रही है? आज के बाद में तुम्हें, अगर तुमने मेरा लेक्चर बेड में बैठ के लिया ना तो मुझे जुतियां खाओगे। हाँ जी क्वेश्चन पढ़ो क्या है। Copper Limited entered into the following transaction during the year ended 30 June to साल हमारा है जून 30 2019 और जून 30 2019 में हमने कुछ ये ट्रांजैक्शंस की हैं जनाबे वाला। 1 अक्टूबर 2018 को हमने क्या किया? CL imported a machine from China for USD $250,000 अच्छा जी, 250,000 against 60% advance payment। बस मैं यूं रुक जाता हूँ। 1 अक्टूबर को सीएल ने
चाइना से मशीन ली है $2.5 लाख की। इसका मतलब ये हुआ कि मशीन की एंट्री हम किस दिन करेंगे? 1 अक्टूबर करेंगे। जी सर। 1 अक्टूबर का रेट दिया हुआ है, ये देखो जी दिया हुआ है। 124। इसका मतलब कि $2.5 लाख को मल्टीप्लाई किससे करूंगा? 124 से। जी और अब एक तरफ मेरे पास मशीनरी खड़ी हो जाएगी और दूसरी तरफ मेरे पास क्या खड़ा हो जाएगा? पेबल खड़ा हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अभी मैंने अपनी एंट्री अपने दिमाग में बनाई है। यहां तक एंट्री जब मैंने पढ़ी, जब मैंने यहां तक बात की, तो मैंने अपनी एंट्री दिमाग में बना ली कि मैंने 1 अक्टूबर को एक चीज ली थी और उस चीज के अगेंस्ट मैंने क्या किया? मैंने 2,50,000 रुपए का मेरे पास जो डॉलर थे, मैंने उसके अगेंस्ट मशीन परचेज की। मैंने उस दिन का रेट देखा, मुझे रेट दिया हुआ है, वो 124 रुपये का रेट था। मैंने 124 रुपये के रेट के ऊपर जाके अपनी वो एंट्री अपने दिमाग में बना ली। लेकिन मैं आगे पढ़ना शुरू करता हूँ। आगे क्या कहता है कि तुमने इसके अगेंस्ट एडवांस पेमेंट की हुई है। वो कब की हुई है? 1 जुलाई 2018 को। कब की हुई है? 1 जुलाई 2018 को। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैंने 60% पेमेंट 1 जुलाई को की हुई है। जरा निकालो $2.5 लाख का 60%। जी सर, एक मिनट सर। 150। तो इसका मतलब ये 1.5 हुआ कि 1.5 लाख। जी इसका मतलब ये हुआ कि 1.5 लाख की मैंने पेमेंट उसको एडवांस की थी और ये 1.5 लाख की पेमेंट मैंने कब की थी उसको? 1 जुलाई को। फिर मैंने क्या हुआ? मेरे पास मशीन कब आती है? मशीन आती है मेरे पास 1 अक्टूबर को। अक्टूबर। और बाकी पेमेंट मैं कब करता हूं? बाकी $1 लाख की पेमेंट कब करता हूं? 1 अप्रैल को। एम आई राइट जी? यही बात की उसने। जी सर। अब मेरे पास जी। देखिएगा, मेरे पास 1 जुलाई का भी रेट दिया हुआ है, मेरे पास अक्टूबर का भी रेट दिया हुआ है और मेरे पास अप्रैल का भी रेट दिया हुआ है। इज इट क्लियर सर? अब जब मैंने जी पहली सर। पेमेंट की होगी तो मैंने क्या किया होगा? मैंने जब पहली पेमेंट की तो मैंने पहली पेमेंट की स्पॉट रेट एंट्री पे की होगी रिकॉर्ड किया स्पॉट होगा। रेट के ऊपर। जरा आगे देखते हैं। जी मैंने पेमेंट की, ये देखिएगा, तो उस दिन का रेट 121 रुपए था। तो मैंने एडवांस पेमेंट की थी, एडवांस अगेंस्ट एसेट, और एडवांस अगेंस्ट एसेट को बुक किया हुआ है मैंने 121 का रेट लेकर। इस फिगर को मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब 1 लाख ही आएगा। अभी जो दो कितना 1.5 लाख आएगा, अभी आपने बताया मुझे। ठीक है, तो 2,50,000 का 60%। तो ये मैंने जब एडवांस पेमेंट की तो मैंने स्पॉट रेट कर लिया। मैंने क्या कर लिया? मैंने स्पॉट रेट कर लिया। अब मेरे पास क्या हुआ? अब यहां पर देखिएगा, ये आपके पास इसलिए सिनेरियो डिफरेंट आ रहा है। अब जब हमारे पास 118, 150, 000 तो हमने पहले पे किया हुआ, ये एडवांस अगेंस्ट एसेट था। अब नॉर्मली तौर के ऊपर अगर मैं पहले मशीन लेता तो मैंने जैसा आपको बताया कि मैंने 2.5 लाख से मशीन को डेबिट करना था स्पॉट रेट पे मल्टीप्लाई करके और पेबल खड़ा करना था। लेकिन यहाँ पे सिनेरियो फर्क है। यहाँ पे सिनेरियो ये है कि मेरी तो एडवांस पेमेंट पहले गई हुई है, मेरी एडवांस पेमेंट पहले गई हुई है। अब मैंने क्या किया? अपनी वो एडवांस पेमेंट एडजस्ट करने के लिए उसको मैं नीचे लेकर आया और जो मेरी पास बाकी $1 लाख देने वाला था, इसको मैंने स्पॉट रेट के ऊपर बुक किया। ये देखिएगा 124 मेरा स्पॉट रेट है, इसके ऊपर मैंने पेबल बुक किया। अब मेरे पास क्या हुआ? ये मेरी एडवांस पेमेंट थी, ये मेरा पेबल की अमाउंट थी। इन दोनों को जमा करने से मेरी अमाउंट ये निकलती है 30,550,000। यानी कि अगर मशीन की एंट्री में एडवांस पेमेंट ना आई होती तो मैं पता मशीन की एंट्री क्या करता? मैं करता $2.5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 124। लेकिन चूंकि एडवांस पेमेंट हुई हुई है तो अब मैं ये एंट्री नहीं कर रहा, ये एंट्री नहीं कर रहा। ये एंट्री मशीन की अब ऐसे नहीं निकलनी। अब मशीन के अंदर चूंकि एडवांस पेमेंट है, और याद रखो कि 60% पेमेंट 121 रुपए की हुई हुई है, 124 रुपए से नहीं हुई हुई। तो जब कभी इस तरह एडवांस पेमेंट होगी तो आपने एडवांस पेमेंट को उसमें एडजस्ट करना है। तो बेटा फिर क्या करना है? आपने अपनी वो एडवांस पेमेंट नीचे लेकर आनी है और बैलेंस अमाउंट को स्पॉट रेट पे लेके आना है, और इन दोनों को मिलाकर आपके पास मशीनरी की अमाउंट बन रही है, जो ये वाली अमाउंट नहीं बनती। मेरी बात समझ आई? जी सर। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? बाकी लोग जो ग्रुप में बैठे हुए हैं, आप लोगों को मैंने बताने का मकसद क्या है? अगर हम मशीनरी पेबल के हिसाब से लेके आते तो मैं पूरी मशीनरी को मल्टीप्लाई करता, लेकिन चूंकि मेरे पास एडवांस पेमेंट थी तो बेटा मैंने उतनी पेमेंट की तो कन्वर्जन मेरी पहले हुई हुई है। तो मैंने एडवांस पेमेंट को 60% को मैंने मशीन के अकाउंट में फेंका, 40% को मैंने ट्रांसलेट किया और इन दोनों के टोटल से मैंने मशीन की अमाउंट निकाल ली, बजाय इसके कि मैं 2.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 124 करता। ये हमारा पहला क्वेश्चन का हिस्सा कंप्लीट हो गया। मकसद सिखाने का ये था, आपने देखना है कि मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे किया है, मैंने उसकी बात को कैसे पकड़ा या कैसे उस बात को लेकर चला हूं।
सो दिस इज यू हैव टू मूव ऑन। आगे पढ़िएगा जी। अब इसकी सेकंड एडजस्टमेंट देखिएगा। On 1 January 2019, CL अब sold यकम goods to जनवरी Dubai. 2019 को क्या होता है जी? CL sold goods to Dubai-based company for USD 40,000 on अब credit. फिर मैं यहाँ पे रुक गया। $40,000 की हमने सेल कर दी है यकम जनवरी 2019 को। तो भाईजान यकम जनवरी 2019 को $40,000 की सेल उधार पर की है। तो यकम जनवरी का रेट मेरे पास मौजूद है। मैं अपने दिमाग में इसकी एंट्री बनाता हूं। मैंने एंट्री क्या करनी है? मैंने रिसीवेबल बुक करना है 40,137 रुपए के ऊपर, और मैंने यकम जनवरी के मुताबिक अपनी सेल बुक करनी है किसके ऊपर? 40,000 मल्टीप्लाई बाय 137 के ऊपर। यहां तक तो बात, अगर यहीं तक बात रहती तो मैं ये एंट्री कर देता। आगे चलते हैं। हुआ क्या? CL received 25% amount on 1 April 2019. अब इसका मतलब कि कोई एडवांस पेमेंट नहीं आई हुई, हमारे पास कोई एडवांस पेमेंट नहीं आई हुई। हमें इस रिसीवेबल की अमाउंट में से 25% अमाउंट 2019 अप्रैल को आती है। 2019 अप्रैल को आती है, हमारे पास उसका रेट दिया हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि 2019 अप्रैल को जो अमाउंट आई, हमने पहले उसको बुक किया हुआ था 137 के ऊपर। अब उसकी जो 40% अमाउंट आती है वो 140 के ऊपर आती है। तो ₹3 का एक्सचेंज गेन आ गया हमारे पास बेटा। और ये जो जी हमारे सर। पास एक्सचेंज गेन है ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। आगे वो खामोश है। अगर वो आगे खामोश है तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? इस साल को हमने जब कंक्लूड करना है तो हमारे पास जो रिसीवेबल की अमाउंट है वो क्या है? हमारा मॉनिटरी एसेट। वो क्या है? हमारा मॉनिटरी एसेट। अगर वो हमारा मॉनिटरी एसेट है तो फिर हम 30 जून को जाएंगे, और 30 जून को जो मेरे पास बाकी 75% पेमेंट थी, क्या पेमेंट थी? 75% पेमेंट जो थी मेरे अभी रिसीवेबल के अगेंस्ट, उसको मैं अब 140 से उठा के किस पे लेके आऊंगा? 163 पे लेकर आऊंगा। एंट्री क्या करूंगा? रिसीवेबल को डेबिट करूंगा। क्रेडिट किसको दूंगा बुजर? सर क्रेडिट वो इनकम प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट दूंगा। लॉस को। जनाबे वाला ये देखिएगा, हमने क्या किया? हमने सबसे पहले जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई अपना रिसीवेबल बुक किया और सेल बुक की, और फिर हमें जब 40% की अमाउंट आई तो 40% की अमाउंट जो कि हमारे पास ₹3 के हिसाब से आई थी, तो हमारे उसमें 140 का बैलेंस आ गया था। तो 40,000 का 25% पेमेंट मेरे पास आती है, तो 140 से आई। और मैंने इसके ऊपर जो ₹3 का डिफरेंस था, वो ₹3 का डिफरेंस जो था वो मैं लेके चला गया अपने एक्सचेंज गेन में, और बाकी अमाउंट से मैंने अपने प्रॉफिट अपने अकाउंट रिसीवेबल को इफेक्ट दे दिया। अब जब मेरे पास बाकी अमाउंट आती है 30 जून की, ये जो फिगर आ रही है मेरे पास, ये ऊपर वाली एंट्री से रिलेटेड है, ठीक है। अब जो मेरे पास 30 जून की बात करके चलता हूं, तो अभी 30 जून को मेरे पास बाकी पेमेंट नहीं आई हुई। कितनी नहीं पेमेंट आई हुई? 75% की पेमेंट नहीं आई हुई। तो अब क्या हुआ? मेरी ट्रांजैक्शन डेट पे रेट 137 था, ये देखिएगा। आज मेरा क्लोजिंग रेट 140 है, 163 है। तो मैंने 26 रुपए से अपना एक्सचेंज गेन क्रिएट कर लिया, और मैंने रिसीवर को इंक्रीज करके अपना एक्सचेंज गेन बुक कर लिया। जनाब बहुत आसान सी ट्रांजैक्शंस हैं। तरीकाकार क्या है इसको पढ़ने का? जिस तरह मैं आपके साथ, आपने हर एंट्री के हर स्टेप पर रुक जाना है, रुक के देखना है कि हाँ जी मुझे इसका एक्सचेंज रेट पता है, हाँ जी ये मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, मैं अब यहाँ खड़ा हूँ। मतलब क्या हुआ कि बेटा इसके अंदर इवेंट हो रहा है, तो आपने इवेंट का, अच्छा यकम जनवरी को इवेंट क्या हुआ था? सेल की थी। अब यकम जनवरी को जो सेल हुई थी, तुमने उसकी एंट्री क्या करनी होगी? अपने दिमाग में पहले वो एंट्री बनाओ। उसके बाद क्या हुआ? तो भाई पेमेंट आती है 25% यकम अप्रैल को। अब यकम अप्रैल को जब पेमेंट आई होगी तो फिर क्या हुआ होगा? फिर उसकी एंट्री बनाओ। और फिर क्या हुआ? ये चूंकि आपके पास आइटम मॉनिटरी आइटम था, 30 जून आ गया, अभी तक बाकी पेमेंट नहीं आई, तो 30 जून की मॉनिटरी आइटम की क्लोजिंग एंट्री कर लो। अगर फिक्स एसेट की बात की तो आपने कहा यकम अक्टूबर को मैंने एसेट लिया, जो मैंने यकम अक्टूबर का एसेट लिया वो 2.5 लाख का था, मैंने इसकी ये एंट्री करनी थी। आगे पढ़ा तो उसने कहा एडवांस पेमेंट दी हुई है, तो आपने कहा यार फिर तो एडवांस पेमेंट को मैंने स्पॉट रेट पे बुक करना है, और अब एडवांस पेमेंट को मैंने लेके जाना है यकम अक्टूबर के ऊपर, और जो बाकी 40% की अमाउंट थी उस 40% की अमाउंट को आपने अपनी किताबों में रिकॉर्ड करके चलना है। अच्छा, इसमें एक एंट्री आपका बतानी भूल गया, और वो एंट्री क्या थी कि अब जब आपके पास 40% की जो अमाउंट आपने यकम अप्रैल को पे की है, तो उसको आपने किस पे रिकॉर्ड किया हुआ था? आपने तो अपनी एंट्री को रिकॉर्ड किया हुआ था हमारे पास ये यकम अक्टूबर, तो यकम अक्टूबर हमने अपनी एंट्री को रिसीवेबल बुक किया, पेएबल बुक किया था 124 के लिए। ये इसकी बात कर रहा हूं। हमने जो 60% पेमेंट हमारी एडवांस आई हुई थी, बाकी जो अमाउंट थी वो यकम अक्टूबर को मैंने 124 रुपीज के ऊपर बुक कर दी थी। अब क्या हुआ? सेटलमेंट हुई, और सेटलमेंट का मतलब क्या हुआ? यकम अप्रैल को मैंने उसकी बाकी पेमेंट की, तो बेटा यकम अप्रैल को जब मैं पेमेंट करने के लिए गया, अब 124 की पेमेंट मेरी किस पे होनी है? 140 पर होनी है। तो अब जो मुझे ये एडिशनल पैसे देने पड़ेंगे, ये कहां जाएंगे अबू सर?
सर ये P&L पे P&L को जाएंगे तो आप ये एंट्री देख लें, यहाँ पर आपको एडिशनल पेमेंट, ये वाली यहाँ पर आपको एडिशनल पेमेंट करनी पड़ेगी, और वो जो आपने एडिशनल पेमेंट की है वो हम किसको डेबिट कर रहे हैं, अपने प्रॉफिट एंड लॉस को। सो दीज क्वेश्चंस आर बीइंग वेरी इजी, कोई इसके अंदर फार्मूले नहीं है, कोई इसके अंदर कोई लुच फ्राई करने का तरीकाकार नहीं है, आप बड़ी आसानी के साथ इन क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं। इसी तरीके के साथ ये तमाम आपके साथ चीजें दी हुई हैं, यहाँ पर ये आपका एक्सचेंज का शेड्यूल दिया हुआ है, आपने देखते रहना क्या हुआ। ये 4 ट्रांजैक्शन हैं, इन चारों ट्रांजैक्शनों को लेना है, एक एक ट्रांजैक्शन के मुताबिक उसकी एंट्री करनी है, जिस तरह हमने भी क्वेश्चन नंबर 6 किया। ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है। सो व्हाट आई वांट फ्रॉम यू इज कि ये क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर प्रैक्टिस का सिर्फ 3 क्वेश्चन आपके पास हैं, 2 या 3 क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन को बेटा अटेम्प्ट करें। ये अगर आप क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आपके साथ आएगी तो आई एम बीइंग अवेलेबल। यहाँ पर हमारा टेक्निकली तौर पर चैप्टर कंक्लूड होता है, आपसे इसके चैप्टर के क्वेश्चंस जो हैं वो आप आखिर से शुरू कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने करा दिया था आपको, और यहाँ से वापस चलना शुरू कर दें, और टिल जितने भी इस चैप्टर के क्वेश्चंस हैं बेटा उनको कंप्लीट करें, ताकि आपका किसी किस्म का कोई मसला है तो वो रिजॉल्व हो जाए। फसीर रहमान, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। सर अबू जी, जर, अगर thank you. एसेट सर अगर एसेट को हम रिवैल्यूएशन मॉडल पे रखते हैं तो रिवैल्यूएशन नॉर्मली 3 ईयर के बाद होती है। नहीं, किसी ने तो नहीं कहा सर 3 ईयर के बाद होती है, 2 साल बाद भी हो सकती है, 3 साल बाद भी हो सकती है, 5 साल बाद भी हो सकती है, कतई नहीं किसी किताब में लिखा हुआ 3 ईयर, नॉर्मली 3 साल बाद होती है। तो सर रिवैल्यूएशन अगर जो है, रिवैल्यूएशन डिपेंड करती है प्राइस की आपकी वोलेटिलिटी में। फ्लक्चुएशन के ऊपर। जी, तो अगर प्राइस फ्लक्चुएट हो रही है तो हर साल हो सकती है, अगर नहीं हो रही तो 3 साल, 2 साल, 5 साल तक आप इंतजार कर सकते हो। पहले ये बात क्लियर कर लो, आगे चलो। जी, अगर सर 3 साल बाद हो रही हो तो हाँ। सर क्लोजिंग रेट है तो उसका गेन और लॉस हमने हर ईयर एंड पे देखना है कि नहीं वो 3 बेटा, साल बाद। जिस दिन, मैंने यही तो बात की तुम्हें, यहां पर नॉन मॉनेटरी एसेट में एयर एंड का कॉन्सेप्ट नहीं है। नॉन मॉनेटरी एसेट में एयर एंड का कॉन्सेप्ट नहीं है। एयर एंड का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर है, मॉनेटरी एसेट के अंदर है। मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी के अंदर अगर कोई चीज कॉस्ट पे है तो उसे कभी भी नहीं छेड़ना, और नॉन मॉनेटरी के अंदर अगर कोई चीज रिवैल्यूएशन के ऊपर है तो जब जब उसकी रिवैल्यूएशन होगी, जब जब तुम उसकी फेवर निकालोगे, चाहे तुम 1 साल बाद निकालो तो फिर 1 साल बाद, और अगर तुम 3 साल बाद निकालो, 5 साल बाद निकालो, 7 साल बाद निकालो, तो फिर उतने पीरियड के बाद जब तुम रिवैल्यूएशन की बात करोगे तुमने उस दिन का एक्सचेंज रेट लेना है। जी सर, थैंक यू, बस ये क्लियर करना था। नो प्रॉब्लम। जनाबे वाला, दिस इज योर असाइनमेंट, डू इट जी, इसे कंप्लीट करें इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन को इनको तमाम को कंप्लीट करने के बाद फिर आपके साथ अगर किसी का कोई प्रॉब्लम होगा तो हम डिस्कस करेंगे, और अगर प्रॉब्लम नहीं होगा तो हम इस चीज को आगे लेके नहीं चलेंगे। मुझे लग यूं रहा है कि आपके साथ अब इस चैप्टर के सिर्फ मैं आपके साथ ईद से पहले मैं आपकी चैप्टर को नया शुरू नहीं करूंगा। इसके क्वेश्चंस अगर आपको पूछने होंगे या इस चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपने करवाना होगा तो आप मुझे बताएंगे, और मैं उसके मुताबिक फिर आपके साथ डिसाइड करूंगा। आपके पास आज का दिन है, आपके पास संडे का दिन है, तो बेटा करना ये है आपने कि इन 2 दिनों में ये क्वेश्चंस करने हैं, और मुझे ग्रुप में बताना है कि सर हमें ये क्वेश्चन जो है ये रिपीट करना है, और मुझे आपने संडे की रात तक ये बात कंक्लूड कर देनी है। अगर आप कोई क्वेश्चन के लिए मुझे कहेंगे तो फिर मैं वो क्वेश्चन सॉल्व करके मूव करूंगा, नहीं तो मैं फिर आपके साथ अगला चैप्टर स्टार्ट करूंगा मंडे को। बट फर्स्ट इट इज योर राइट, बी ओपन। अब हम थोड़े से लोग हैं, अबू जर बेटा कुछ कहना चाहते हैं? सर पहले अपनी बात करना। मैं कुछ भी नहीं, मेरी बात खत्म है सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने क्वेश्चंस करने हैं, इन क्वेश्चंस के अंदर मैंने आपके साथ हर किस्म की वैरायटी का क्वेश्चन कर लिया है, इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। अगर तो कोई छोटी मोटी बात डिस्कस करने वाली होगी तो हम डिस्कस करके आगे चले जाएंगे, और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन पूरा करवाना होगा तो मैं पूरा क्वेश्चन आपके साथ सॉल्व कर दूंगा, और अगर हमें कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा और आप लोगों ने इस बात को, इस तरह पिछले क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं आई तो आई डू होप सो कि यहाँ पर भी नहीं आनी चाहिए, आसान क्वेश्चन है। लेकिन सपोज अगर आपको प्रॉब्लम नहीं आती तो फिर हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। जी अबू जर। सर मैंने पूछना था ईद वेकेशंस कब होंगी? केड़ी ईद वेकेशन? सीए में कौन सी ईद वेकेशन होती है? सिर्फ ईद के दिन छुट्टी होती है बस। नहीं आप कह रहे थे ना नेक्स्ट चैप्टर नहीं शुरू करूंगा, मैंने कहा शायद अगले दिन। नहीं, मैंने आपको यही बात कही कि अगर आपका क्वेश्चन नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट चैप्टर शुरू नहीं करूंगा ना। अगर आपका क्वेश्चन होगा और आपको इसमें कोई बात करना चाहेंगे तो फिर चैप्टर क्यों शुरू करना है? फिर आपका क्वेश्चन पूरा करेंगे। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं होगा, मुझे आप मंडे तक बता देंगे तो फिर मैं अगला चैप्टर जो आपको साहब से कहूंगा वो तैयार करवा लेंगे। ठीक है ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू जी, गॉड ब्लेस यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।